ये बात है कई साल पहले की। कैलाशपुर नाम के एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी गोपी के साथ रहता था। रामू का गांव में एक छोटा सा खेत था जिसमें वो जी तोड़ खेती किया करता था। रोज सुबह खेत पर जाते हो और पसीना बहाकर लौट आते हो और धन के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं लाते। अरे बकवास मत करो। एक तो सारा दिन खेत में हल चलाता हूँ, ऊपर से तुम्हारी बातें भी सुनूं। समझ में नहीं आता कि काम करूं या फिर तुम्हारे ताने सुनूं। रामू को क्रोध भरी नजरों से देखकर गोपी अचानक निराश हो गई। अच्छा, अब आप ही बताइए कि इतना समय हो गया है हमें आर्थिक स्थिति से जूझते हुए, आखिर हम और किसानों की तरह हंसते हुए अच्छा जीवन का व्यतीत करेंगे। अपनी पत्नी का निराश चेहरा देखकर रामू का क्रोध उतर गया और वो धीमी आवाज में बोला, मैं क्या करूं गोपी, मेरी किस्मत ही खराब है। जब जब मैं खेत में परिश्रम करता हूं और सोचता हूं कि इस बार फसल अच्छी होगी, तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी फसल बर्बाद हो जाती है। और ऊपर से अब मैं उस जमींदार का कर्जदार भी बन गया हूं। पिछली बार जब फसल खराब हुई थी तब मैंने जमींदार से बीज खरीदने के लिए पैसे लिए थे, और अब इस बार भी मुझे अपनी फसल अच्छी होते हुए नहीं दिख रही है। सारा का सारा दोष अपनी जमीन का है? नहीं तो और किसानों की फासले क्यों अच्छी होती है? तुम्हारी ही फसल पर हमेशा कोई ना कोई आफत क्यों आ जाती है? हाँ, कुछ भी हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन समय जरूर बदलेगा। ऐसा कहकर रामू अपने खेत में चला गया और खेत में पहुंचकर काम करने लगा। तभी वहां जमींदार अपने साथी विनोद के साथ आ गया। अपने खेत में खेती करना बंद कर दे रामू। सबसे पहले मेरा वो कर्ज चुकता कर जो तूने कुछ महीने पहले लिया था। राम राम जमींदार जी, विश्वास कीजिए, मैं आपका कर्ज बहुत जल्द चुका दूंगा। नहीं, अब मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता। मुझे पूरा धन तुरंत चाहिए, वो भी ब्याज सहित। जमींदार जी, आप भी तो देख रहे हो कि मैं अपने खेतों में काम कर रहा हूँ। बस कुछ दिनों की ही बात है, फिर फसल आ जाएगी। मैं फसल बेचकर आपका कर्ज चुका दूंगा। हे रामू, ये तुम्हारा फसल उगाने का सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि मैं काफी समय से देख रहा हूँ जब भी तुम अपने खेत में फसल लगाते हो, कभी कीड़े लग जाते हैं, कभी आग लग जाती है, कभी बारिश की मार पड़ जाती है, या फिर कुछ और। सच्चाई यही है कि तुम्हारे भाग्य में किसान बनना लिखा ही नहीं है। इसीलिए मेरा और जमींदार जी का समय बर्बाद करना बंद करो। विनोद की ऐसी बात सुनकर रामू को गुस्सा आ गया। बकवास बंद करो विनोद, अगर तुम जमींदार के नौकर हो तो नौकर बनकर रहो। मुझसे ज्यादा जवान चलाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो सुना था कि तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, पर अब मैं ऐसा काम करूंगा कि तुम्हें गुस्सा ही नहीं आएगा। आप कहना क्या चाहते हो जमींदार जी? याद है जब मैंने तुम्हें बीज खरीदने के लिए कर्ज के रूप में धन दिया था, तब तुमसे अंगूठा भी लगवाया था। हाँ जमींदार जी, याद है। समझ लो, इस कागज पर मैंने तेरी जमीन अपने नाम करवा ली है। अब से ये खेत मेरा हुआ, समझा? अरे ये तो पूरा अन्याय है। छोटे से कर्ज के रूप में आप मेरा पूरा खेत नहीं छीन सकते। अरे विनोद, बस बहुत हो गया। इसको इसके ही खेत से धक्का देखा निकाल दो। विनोद ने राम को उसके ही खेत से धक्का देकर भगा दिया। रामू दुखी होकर अपने घर चला गया। क्या हुआ? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? और आप समय से पहले ही खेत से क्यों आ गए? गोपी, जमींदार ने मेरे साथ बेईमानी की है। उसने मेरा खेत मुझसे छीन लिया। कुछ महीने पहले मैंने उससे बीज खरीदने के लिए थोड़े पैसे उधार लिए थे, और उस समय उसने चालाकी से मुझे अंगूठा लगवा लिया, और अब वो कह रहा है कि खेत उसका है। तो क्या आप यूं ही चुपचाप बैठे रहेंगे? आपको सबसे पहले गांव के मुखिया से जमींदार की शिकायत करनी चाहिए। अगले दिन सुबह होते ही रामू मुखिया के घर चला गया। मुखिया जी, जमींदार जी ने मेरी जमीन मुझसे बेईमानी से हड़प ली है। कुछ दिन पहले मैंने उससे बीज खरीदने के लिए कर्ज लिया था, जो मैं समय पर चुका नहीं पाया। इसी दौरान उसने मुझसे अंगूठा लगवा लिया, और अब वो कह रहा है कि वो खेत उसका है। रामू, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता, बल्कि मैं क्या गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। जमींदार बहुत दबंग है, सब लोग उसे बहुत डरते हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगा। उसने मेरा खेत छीना है,
एक किसान के लिए उसकी भूमि माँ के समान होती है। इतना कहकर रामू सीधे कैलाशपुर गांव के महाराज जय सिंह के राजमहल में जा पहुंचा। महाराज, जमींदार ने थोड़े से धन के बदले मेरा खेत हड़प लिया है। मैं एक गरीब किसान हूँ, सालों से अपने खेतों में खेती कर रहा हूँ। पिछले मौसम में फसल बर्बाद हो गई थी, इसीलिए मजबूरी में मैंने जमींदार से थोड़ा सा कर्ज लिया। बीज लेते समय उसने एक कागज पर अंगूठा भी लगवा लिया। अब वो कहता है कि खेत उसका है। महाराज, मेरे लिए वो जमीन सिर्फ खेत नहीं, मेरी रोटी, मेरी इज्जत और मेरी माँ जैसी है। मुझे न्याय चाहिए महाराज। अगर कैलाशपुर गांव के जमींदार ने वास्तव में तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। इतना कहकर महाराज जय सिंह ने एक सिपाही की ओर इशारा करते हुए कहा, इस किसान के साथ तुरंत कैलाशपुर गांव जाओ और जमींदार को मेरे महल में उपस्थित होने का आदेश दो। अगर वो मना करे तो जबरदस्ती बांध कर ले आओ। कुछ ही देर में जमींदार अपने नौद के साथ राजमहल में उपस्थित हो गया। क्यों तुमने कुछ धन के लिए रामू का पूरा खेत अपने नाम कर लिया? महाराज, ये तो सरासर झूठ बोल रहा है। सच तो ये है कि कुछ महीने पहले रामू ने अपने हाथों से मुझे अपना खेत से बेचा था। मैंने रामू को बहुत सारा धन दिया था। महाराज, उसने वादा किया था कि कुछ महीनों बाद वो अपना खेत खाली कर देगा। जब मैं उसे उसका वादा याद दिलाने गया तो रामू खेत देने से ही मना करने लगा। हाँ महाराज, जमींदार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी उनके साथ ही था। ये सुनकर रामू क्रोधित हो गया। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं महाराज, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने खेत नहीं बेचा था, मैंने तो बस थोड़ी सी रकम उधार ली थी, वो भी बीज खरीदने के लिए। मैं अपना खेत क्यों बेचूंगा महाराज? कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका न्याय एक ही शर्त पर हो सकता है। कैसी शर्त महाराज, बताइए। तुम गांव के 2 गवाह लेकर आओ जो जमींदार और विलोद के खिलाफ तुम्हारे पक्ष में गवाही दे सके। अगर वे गवाही देंगे तो तुम सच्चे साबित कर दिए जाओगे और तुम्हारी जमीन तुम्हें मिल जाएगी। और जमींदार, तुम भी ऐसे 2 गवाह लेकर आओ जिसने रामू को तुम्हें जमीन बेचते हुए देखा हो। जमींदार और विनोद वहां से चले गए। रामू भी गांव लौट आया और गांव के लोगों से सहायता मांगने लगा, लेकिन जमींदार के डर के कारण कोई भी रामू की सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगले दिन उदास होकर रामू राजमहल में उपस्थित हुआ। महाराज, जमींदार का गांव में बहुत दबदबा है, इसीलिए कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा, ना ही कोई मेरे पक्ष में गवाही देने को तैयार है। तभी जमींदार अपने नौकर के साथ वहां पहुंच गया। उसके साथ मुखिया और मुंशी भी था। महाराज, ये मेरे गांव का मुखिया है और ये मेरे गांव का मुंशी नाम का सम्मानित नागरिक है। गांव में दोनों का बहुत सम्मान है। मैंने दोनों के सामने ही रामू से उसकी जमीन खरीदी थी और बहुत सारा धन भी दिया था। हाँ महाराज, जमींदार ने रामू को धन दिया था और रामू ने अपना खेत जमींदार को बेच दिया था। हाँ महाराज, जमींदार जी सच कह रहे हैं, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। जमींदार तो अपने गवाह ले आया, लेकिन रामू तुम एक भी गवाह नहीं ला पाए, तो फैसला तो हो गया, खेत जमींदार के पास ही रहेगा। रामू दुखी होकर महल से निकल गया और घर पहुंच गया। शाम को वो चुपचाप घर के बाहर बैठा था, तभी मुखिया और मुंशी उसके घर आ गए। अब क्यों आए हो? तुम दोनों ने तो मेरे खिलाफ महाराज के सामने झूठी गवाही दे दी। मुझे क्षमा कर दो रामू भाई, जमींदार ने हमें डरा धमका दिया था, हम मजबूर थे। मुझे भी माफ कर दो रामू, मेरी बेटी का विवाह कुछ दिनों में है। जमींदार ने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसके पक्ष में गवाही नहीं दी तो वो विवाह रुकवा देगा, मैं मजबूर था। हाँ, यही तो है ताकतवर की दबंदी और गरीब की लाचारी। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है, तुम दोनों जा सकते हो। मुखिया और मुंशी शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चले गए। और समय ऐसे ही बीतता गया। अब रामू की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। कब तक घर पर बैठे रहोगे, कोई काम क्यों नहीं करते? मैं एक किसान हूँ, तुम ही बताओ कि खेती के अलावा मैं और क्या जानता हूँ। खेती की बात कर रहे हो, खेती अब बची ही कहाँ है? जाओ कोई और काम ढूंढो।
वरना हमारी हालत और भी बिगड़ जाएगी। इस छोटे से गांव में मुझे कौन काम देगा गोपी, क्या बात करती हो? अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरे गांव या राज्य में जाओ, कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। रामू कुछ देर सोच में डूब गया और फिर बोला, हाँ ठीक है, मैं कृष्णपुर गांव जाऊंगा, वहाँ काम करने के बहुत साधन है। तुम मेरे लिए कुछ रोटियां बना दो। घर में बस थोड़ा सा ही आटा बचा है, इससे सिर्फ एक ही रोटी बन सकती है और सब्जी के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर वो भी मैं ले जाऊंगा तो तुम क्या खाओगी? बेचिंता मत करो, अभी आप दूसरे गांव काम ढूंढने के लिए जा रहे हो तो आपको भोजन की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। गोपी ने एक रोटी बनाकर रामू को दे दी। रामू रोटी लेकर पैदल ही कृष्णपुर गांव के लिए चल पड़ा। रास्ता एक घने जंगल से जाता था। कुछ देर बाद रात गहराने लगी और रामू के पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ने लगे। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। चलो तालाब तो मिल गया, अब रोटी खाकर प्यास बुझाऊंगा, कुछ तो भला होगा। वो तालाब के पास गया, रोटी निकाली और रोटी को देखते हुए कहा, ये तो बस एक ही है, अगर मैं खा लूंगा फिर भी मेरी भूख नहीं मिटेगी। तभी तालाब के पानी में हलचल होने लगी। दरअसल इस तालाब में एक राक्षस का वास था। ये कौन खतरनाक जादूगर है जो मेरे ही तालाब के पास इतने आराम से कह रहा है कि एक खाने से क्या भला होगा? मुझे मत मारो, मैं इस तालाब में अकेला रहता हूँ, मैं दूसरों को खाता हूँ, तुम मुझे मत खाना, मुझे माफ कर दो। रामू सारी बात समझ गया। मैं तो रोटी की बात कर रहा था, ये सोच रहा है कि मैं उसे खाने वाला हूँ। चलो यही भ्रम काम आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर नहीं खाऊंगा, अगर तुम मुझे कोई ऐसी वस्तु दो जिससे मैं धनवान हो जाऊं, समझे? तभी राक्षस ने अपनी शक्तियों से वहाँ पर एक जादुई पक्षी प्रकट किया। इसे ले जाओ, तुम धन्यवाद हो जाओगे। क्या बकवास कर रहे हो? इस छोटे से पक्षी से मैं कैसे धनवान बनूंगा? ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये बोलने वाला पक्षी है। ये भविष्य की बातें भी बताता है और जब तुम इससे धन मांगोगे तो ये तुम्हें धन भी देगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो अब ये पक्षी मेरा हुआ और तुम इस तालाब में आराम से सुरक्षित रह सकते हो। रामू खुशी खुशी वहाँ से अपने गांव की ओर चल पड़ा। वो रास्ते भर मन ही मन सोचता रहा। गोपी जब इस पक्षी के बारे में सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी और जब मैं धनवान हो जाऊंगा तो किसी गरीब पर आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन अभी तो बहुत थक गया हूँ, काश कहीं पर एक रात रुकने के लिए कोई ठिकाना मिल जाए। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जिसके बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। रामू झोपड़ी के पास चला गया। वो व्यक्ति रामू को देखते हुए बोला, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? देखिए, मैं अपने गांव जा रहा था, रात हो गई है और गर्मी भी बहुत है। क्या मैं एक रात आपकी झोपड़ी में रह सकता हूँ? अरे तुम लुटेरे या डाकू तो नहीं लगते, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक रात सुबह होते ही निकल जाना, मुझे अकेले रहने की आदत है। रामू ने आधी रात के बाद उस बूढ़े की झोपड़ी में शरण ले ली। रात का समय था। बूढ़ा व्यक्ति बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन रामू की आंखें उस जादुई पक्षी पर टिकी हुई थी। क्यों ना इस पक्षी को देखा जाए, क्या राक्षस ने सच कहा था या फिर झूठ? क्या तुम मुझे सच में धन दे सकते हो? अगर हाँ तो मुझे देकर दिखाओ। मावो, तुम क्या चाहते हो, जो भी बोलोगे मैं दे दूंगा। अरे ये तो वास्तव में बोलता है, मतलब कि राक्षस सच कह रहा था। देखो, मुझे खजाने के बक्से चाहिए, सोने से भरे हुए। रामू के कहते ही पक्षी ने अपने जादू से सोने से भरा हुआ बक्सा प्रकट कर दिया। अरे ये तो सब सच है, राक्षस ने बिल्कुल सच कहा था। कल जब गोपी ये देखेगी तो बहुत खुश होगी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। मैं भी धनवान हो जाऊंगा और फिर किसी गरीब को कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। चलो, अब नींद आ रही है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। रामू खुशी खुशी सो गया। वो बहुत खुश था कि कल सुबह गांव जाएगा और अपनी पत्नी को सब कुछ बताएगा। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति पूरी तरह से सोया नहीं था। वो चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। ये तो चमत्कारी पक्षी है, क्यों ना इसे चुरा लूं, ये मेरे बहुत काम आएगा। बूढ़े व्यक्ति ने पक्षी को दूसरे कमरे में छुपाकर दरवाजा बंद कर दिया। सुबह जब रामू की नींद खुली तो पक्षी को ना पाकर उस व्यक्ति से बोला, अरे मेरे वो पक्षी कहाँ गया? तुम्हारा पक्षी तो उड़ गया। उसकी बातें सुनकर रामू को शक होने लगा और वो चिल्लाकर बोला, चुपचाप बताओ, मेरे वो पक्षी कहाँ है? अरे तू चुपचाप चला जाए यहाँ से, नहीं तो तुझे काट कर फेंक दूंगा, कोई पूछने भी नहीं आएगा। रामू समझ गया था कि पक्षी उसी के पास है, लेकिन रामू बहुत कमजोर दिल का था। वो उसकी बातें सुनकर डर गया और राक्षस के पास आ गया। राक्षस कहाँ हो?
तुम बाहर निकालो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया है। राक्षस तुरंत तालाब के बाहर आकर बोला। अरे क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें वो चमत्कारी पक्षी दिया था जो तुम्हारी हर समस्याओं का समाधान था, तो फिर तुम वापस क्यों आए? अरे क्या पक्षी दिया था? वो तो उड़ गया। मैं रात को सोया था, सुबह उठा तो पक्षी गायब हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? वो पक्षी तो अपने सेठ से अलग नहीं हो सकता है। अरे तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें वैसा ही एक और पक्षी देता हूँ जो तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि बड़ी से बड़ी सेना भी मेरा सामना ना कर सके। ये सुनकर राक्षस ने एक चमत्कारी अंगूठी रामू को देते हुए कहा। ये एक चमत्कारी अंगूठी है जो तुम्हारे हाथ में है। इसकी खास पागल से तुम किसी को भी पिंजरे में बंद करके करंट के झटके दे सकते हो, और वो पिंजरा इतना शक्तिशाली होगा कि तुम्हारे अलावा उस पिंजरे को और कोई नहीं तोड़ पाएगा। रामू जल्दी से उस बूढ़े की झोपड़ी में आ गया और अंदर जाकर गुस्से में बोला। सुनो, मेरा पक्षी वापस दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। अरे लगता है कि तू ऐसे नहीं मानोगे, रुको अभी बताता हूँ। बूढ़े की ऐसी बात सुनकर रामू ने अंगूठी से कहा। लालची बूढ़े को अभी पिंजरे में बंद करके करंट के झटके दो। रामू के ये कहते ही वो व्यक्ति एक पिंजरे में बंद हो गया, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा गया और घबराते हुए बोला। माफ कर दो, मैंने लालच में आकर उसे चुरा लिया था। वो दूसरे कमरे में है, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। रामू ने तुरंत दूसरे कमरे में जाकर पक्षी को आजाद किया। तभी पक्षी रामू को देखते हुए बोला। मैं बताने ही वाला था कि वो बुजुर्ग क्या करने वाला है, लेकिन तुम उतने में ही सो गए। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तुम भविष्य भी बता सकते हो। अगर तुमने आज के बाद फिर किसी को धोखा देने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए पिंजरे में बंद कर दूंगा। रामू खुशी खुशी पक्षी को लेकर अपने घर लौट आया। अब उसके दिल में डर की जगह शक्ति थी। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई कि कैसे उसे पक्षी वापस मिला और कैसे एक जादुई अंगूठी ने उसकी सहायता करी। गोपी हैरान भी थी और खुश भी कि कैसे उसका पति बिना परेशानी के वापस आ गया। क्या तुम सच में भविष्य बता सकते हो? हाँ, तुम्हारे भाग्य में बहुत धन लिखा हुआ है, तुम बहुत धनवान बनोगे। तो फिर देर किस बात की? बहुत सारा सोना मेरे सामने प्रकट कर दो। उसके इतना कहते ही पक्षी ने कमरे में ढेर सारा सोना प्रकट कर दिया। सोने की चमक से पूरा कमरा जगमगा गया। कुछ ही दिनों में रामू गांव का सबसे धनी और सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसकी झोपड़ी एक बड़ी सी हवेली बन चुकी थी। तभी एक दिन उस जादुई पक्षी ने आकर रामू से कहा। क्या कहा? राजा जय सिंह कैलाशपुर की सीमा में अपनी पूरी सेना के साथ घुस आया है। अब समय आ गया है जमींदार को सबक सिखाने का। रामू ने अपने एक नौकर को राजमहल में भेजा। जाओ महाराज से कहो कि कैलाशपुर गांव के सबसे धनी व्यक्ति ने उन्हें निमंत्रण दिया है और ये सारा सोना भी उपहार में दिया है। वो नौकर तुरंत राजमहल में पहुंच गया और सोने के सिक्के सामने रखते हुए बोला। रामपुर गांव के सबसे धनी व्यक्ति रामू ने आपको और मंत्री जी को आमंत्रित किया है। इतने सारे पात्र हमने आज से पहले कभी इतनी बड़ी भेंट नहीं देखी। महाराज, अब तो जाकर देखना ही पड़ेगा कि आखिर ये कौन है। महाराज जयसिंह अपने मंत्री को लेकर रामू की हवेली में पहुंच गए। अरे तुम तो वही किसान हो जो कुछ समय पहले मुझसे न्याय मांगने आए थे। और उस समय आपने मुझे न्याय नहीं दिया था। महाराज, मुझे सब कुछ याद है। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? रातों रात तुम्हारे पास इतना सारा धन कहां से आ गए? क्षमा कीजिए महाराज, मैं ये आपको चाहकर भी नहीं बता सकता हूँ। हमें फिर यहाँ बुलाया क्यों गया है? अब तुम्हारे पास इतना वैभव है कि तुम अकेले ही 10 जमींदार को सबक सिखा सकते हो। हाँ मंत्री, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बताओ रामू, हमें यहाँ बुलाने का कारण क्या है? महाराज, मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ, परंतु उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपने मेरे साथ जो अन्याय किया था उसकी पूरी सुनवाई की जाए। और हाँ, ये बात आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर आपने इसे अनसुना किया तो कुछ ही दिनों में आपका राज आपके हाथों से निकल सकता है। तुम क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मैं चाहता हूँ कि अब आप मेरे घर पर जमींदार और मुखिया जी को बुलाकर उनसे साफ साफ पूछे कि क्या मैं वास्तव में खेत बेचा था। सैनिकों, तुरंत जाकर उन सभी को मेरे पास बुलाकर लाओ।
कुछ ही देर में वो चारों महाराज के सामने रामू की हवेली में उपस्थित हो गए। मुखिया जी, सच सच बताओ, क्या मेरे वास्तव में जमींदार को अपना खेत बेचा था? क्षमा कीजिए महाराज, मैंने जमींदार के दबाव में आकर ये झूठ बोला था। मैंने भी झूठ कहा था महाराज, क्योंकि उसने मेरी बेटी का विवाह रोकने की धमकी दी थी। महाराज, जब ये लोग एक गरीब किसान के सामने थे तो उसके पक्ष में नहीं बोले, लेकिन आज जब उन्हें पता चला कि मैं इतना धनी हूँ कि जमींदार मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो ये सब मेरे पक्ष में बोलने लग गए। मैं चाहता हूँ कि आपके राज्य में ऐसा न्याय स्थापित हो जहाँ धनी और निर्धन के बीच कोई फर्क ना रहे। तुरंत इन चारों को कारागार में जीवन भर के लिए बंद कर दो। रामू भाई, कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन तुम्हें मेरा खेत वापस देना होगा। वो मेरे पूर्वजों की निशानी है और उसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जाओ, लेकिन याद रखना कि अगर अब किसी गांव वाले के साथ अन्याय हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। वो चारों सिर नीचे करके चुपचाप वहाँ से अपने अपने घर चले गए। महाराज, कृष्णपुर राज की सेना आपकी सीमा में प्रवेश कर चुकी है और सभी जानते हैं कि उनकी सेना आपकी सेना से 10 गुना बड़ी और शक्तिशाली है। आप उनसे युद्ध नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ से भाग जाना होगा। ये वाकई बहुत बड़ी समस्या है। महाराज, चिंता मत कीजिए, आप बस एक बार मेरा आमना सामना राजा जय सिंह से करवा दीजिए। मैं उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दूंगा। अच्छा, अगर तुमने सच में ऐसा किया तो मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। महाराज जय सिंह ने एक विशेष स्थल पर राजा धनी सिंह को बुला लिया। अब जब मेरी सेना तुम्हारी सेना में प्रवेश कर चुकी है तो बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारा राज्य हथिया लूंगा, समझे? देखो, मेरा एक दोस्त तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। तभी वहाँ से महाराज जय सिंह चले जाते हैं और रामू आ जाता है। रामू ने राजा धनी सिंह को पहले प्यार से समझने का प्रयास किया, लेकिन राजा धनी सिंह मानने को तैयार नहीं हुआ, जिससे रामू को गुस्सा आ गया। राजा जय सिंह को पिंजरे में बंद करके करंट के झटके दो। राजा धनी सिंह पिंजरे में बंद हो गया और उसे करंट के झटके लगने लगे। तुम्हारे पास समय है, अगर तुमने अपने कदम पीछे नहीं हटाए तो तुम हमेशा के लिए इसी पिंजरे में बंद रहकर फड़फड़ाते रहोगे। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी सेना को लेकर चला जाऊंगा। राजा जय सिंह को पिंजरे से आजाद कर दो। रामू ने राजा धनी सिंह को पिंजरे से आजाद कर दिया और राजा घबराकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही महाराज जय सिंह ने रामू को अपने महल में बुलाया। आखिरकार ये सब कुछ तुमने किया कैसे? महाराज, बस यही तो मैं आपको बात नहीं सकता। कुछ बातें राज ही रहनी चाहिए। हाँ ठीक है, हम तुमसे नहीं पूछेंगे, लेकिन हमसे दोस्ती करनी होगी। अवश्य महाराज, क्यों नहीं है। ये थी एक गरीब किसान की कहानी। भाग्य के ताले कब खुल जाए इसका कोई पता नहीं, इसलिए हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। सीताराम, राधे राधे।